मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नया चैप्टर और क्लास 10 में लेसन नंबर 4, उसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये द्विघात समीकरण क्या चैप्टर है, तो हालांकि वैसे एक चीज़ में क्लियर कर दूँ, नाम से भी काफ़ी क्लियर होता है। द्वि माने दो और घात माने घात का मतलब जिसकी पावर यानी कि डिग्री कितनी हो, 2। तो द्विघात समीकरण यानी कि ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 2, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है, वह समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप में हो। आप देखिए यहाँ पर घात कितनी ली हुई है, 2। ठीक है, तो ऐसी इस रूप में जो समीकरण होती है तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें आप देखिए कि x क्या है, चर, यानी कि एक तरीके से देखा जाए चर जैसे एक चर होगा, इसे आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा हमने क्या लिखा हुआ है, एक चर x है तथा a और b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें जैसे 2x² - 5x + 6 = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसके अलावा अगर सिर्फ x² + 1 = 0 लिखा हुआ, ये भी x² समीकरण है। तो इस तरीके से समीकरण है, इसे घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में किसी तरीके से ये लिखा हुआ x² + x - x² + 7 = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये मैंने 3 समीकरण के एग्जाम्पल लिए जो द्विघात समीकरण है, जिनमें आप देख सकते हैं अधिकतम घात कितनी है, 2। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप की अगर बात करें जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो क्या होती है, जब किसी द्विघात समीकरण में x को या y को या अचर राशि को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, उस द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। तो जैसे अगर आप देखें, अगर सीधी सी बात करें तो अगर कोई समीकरण ax² + bx + c के रूप में हो, जैसे x की पावर 2 हो, फिर इसके बाद में जो पद आएगा उसकी घात कितनी हो रही है, 1 हो रही है, और उसके बाद में जो पद आ रहा है उसमें x की घात 0 हो रही है। तो घातें लगातार आप देखिए यहाँ 2, फिर 1, फिर यहाँ 0। ये घात में आप देखिए मैंने किस तरह से लिखा है कि 2 के बाद में 1 आई घात और 1 के बाद में घात कितनी हो गई, 0। घातें लगातार घट रही हैं। तो जो समीकरण इस रूप में होगी उससे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर बात करें तो आपके पास में 3x² - 4x + 7 = 0, ये द्विघात समीकरण जो है ये मानक रूप में है। क्यों? क्योंकि आप देखिए x की घात लगातार घट रही है, इसीलिए ये मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम आंसर अपने दिया करेंगे वो मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर का पैटर्न यही होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो कंसेप्ट है केवल द्विघात के बारे में वो इतना ही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 में अब शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसमें आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। एक्सरसाइज 4.1 में द्विघात समीकरण की जांच करनी है। तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए एक्सरसाइज के। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक 7 या 8 पार्ट दिए हुए हैं। मैंने 2-3 पार्ट दिए समझाने के लिए। तो इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि इसमें चेक क्या करना है कि द्विघात समीकरण की जांच करनी है, यानी कि ये समीकरण जो आपको दी हुई है ये द्विघात समीकरण है भी या नहीं, ये चेक करना है आपको, बस इतना सा काम है। तो आप देखिए x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3, ये देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा x² + 2x + 1, a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा 2x - 6। सबको एक तरफ ले आते हैं, x² ऐसे ही रहा, 2x ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, 2x इधर आ जाएगा, +6 = 0। 2x से 2x कट जाएगा तो x² + 1, और ये इधर आकर प्लस हो गया था तो प्लस का 6 = 0। तो इस तरीके से x² + 7 = 0, ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए आंसर नहीं बल्कि इसे कह सकते हैं कि ये एक समीकरण आई है। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये आप देखिए x² की पावर कितनी है, घात कितनी है, 2। तो हाँ ये यानी कि दी हुई समीकरण, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। हाँ, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आप इस तरीके से हर क्वेश्चन के बाद में लिख सकते हैं। इसी के बाद में एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर x - 2 x + 1 x - 1 और x + 3। इसको चेक करते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसमें अगर गुणा करते हैं तो x की x से गुणा होकर x² हो जाएगा, फिर x की इससे करेंगे तो +x आएगा, माइनस का ही 2x हो जाएगा, और ये फिर इसकी इससे करेंगे तो -2। इधर करते हैं x², इधर हो जाएगा 3x - x, और ये हो जाएगा -3। अब देखिए x² इधर है, x² इधर है, तो दोनों तरफ काट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x -2, और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3। सब अचर हो चाहे चर हो, सबको एक तरफ ले आओ। तो -x - 2 2x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब आप देखिए -x तो -2x माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखिए इसमें x आ रहा है क्या? नहीं, हाथ इसमें तो नहीं है, तो इसीलिए नहीं। आप इसे इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे, नहीं दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करने का ये पैटर्न रहेगा, चेक करना है आपको कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। एक और पार्ट देख लेते हैं, इससे फॉर्मूले भी आपके याद होंगे तो आपका रिमाइंड हो चुके होंगे। तो ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो अब आप देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो बहुत से बच्चों को याद भी होगा, मैं फिर भी मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 2 6x x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो इसे जरा एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट और आ रही है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो इस तरीके से आप देखिए सारा जैसा मैंने बताया था, चर राशि हो चाहे अचर राशि एक में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो जो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो, जैसे x क्यूब ये है, x क्यूब ये माइनस का x क्यूब बचेगा, फिर 6x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, प्लस ये 14x हो जाएगा और ये जो है प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 नहीं है, कितनी आ रही है? x की घात 3। तो ये द्विघात समीकरण है नहीं, नहीं दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये आप लैंग्वेज में लिख देंगे कि नहीं दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में क्या होगा, कुछ कंडीशन गिवन होगी, शर्त गिवन होगी और द्विघात समीकरण आपको बनानी होगी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जरा मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि निम्न परिस्थितियों से द्विघात समीकरण का निरूपण करिए। तो क्वेश्चन पर जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है कि एक भूखंड है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर याद होगा तो आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक भूखंड है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 अधिक है, 2 मीटर, और भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528। तो ये मैंने शॉर्ट में नोट कर लिया था क्या क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कि माना भूखंड की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर, तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? भूखंड की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगी x प्लस 2 मीटर। और क्योंकि आपके पास में क्षेत्रफल जो होता है कितना दिया हुआ है? 528, और होता क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई l इंटू b। ठीक है, तो अब आप देखिए लंबाई तो आपने मानी है x प्लस 2, चौड़ाई कितनी है? x इज इक्वल टू 528, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 528। तो इस तरीके से आपके पास में इस समीकरण में ये द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो उसमें भी मैंने शॉर्ट में नोट कर लिया है कि ये दिया हुआ है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो 306 है। तो क्रमागत संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि माना क्रमागत संख्याएं क्रमशः x और x प्लस 1 है। तो जब ये क्रमागत संख्या है तो प्रश्न अनुसार आपको क्या दिया हुआ है? इन संख्याओं का गुणनफल यानी x का और x प्लस 1 का जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 306। आप गुणा कर लेंगे, x की x से x स्क्वायर हो जाएगा और x की 1 से x इज इक्वल टू हो जाएगा 306। एक तरफ जब ट्रांसफर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा, ये जो समीकरण प्राप्त हो जाएगी ये एक द्विघात समीकरण होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। उस क्वेश्चन में आपके पास में क्या दिया हुआ है? उस क्वेश्चन में दिया है कि रोहन की माँ उससे यानी कि रोहन से
26 वर्ष बड़ी है। तो वर्तमान समय की जो स्थिति है क्वेश्चन में वो ये कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। लेकिन 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा कि उनकी आयु का गुणनफल जो है 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु का द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का थर्ड पार्ट है। हम मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, ये मान लेते हैं। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु, माँ उससे 26 साल बड़ी है, 26 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी? 3 वर्ष बाद अगर आज आपकी एज 15 साल है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 18 साल, यानी जोड़ देंगे ना। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। और माँ की आयु फिर कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 में 3 और जोड़ दिए, हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो माँ की आयु और इनकी आयु, रोहन की आयु, दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितना है? वो दिया हुआ है आपको 360, 360। इसको हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो 29x प्लस 3x, 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 है 27, 3 2 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। सब ऐड कर लेते हैं इसको, 29 में 332x, 87 ऐसे ही लिखा, 360 इधर हमने ट्रांसफर कर लिया। और अब आप इसको जब सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ रह जाएंगे 9, है ना। और यहाँ पर जाएगा 9 नहीं सॉरी 5 15 से 7 8 7, ये 273 इज इक्वल टू 0, ये माइनस में आएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास में रोहन की जो आयु थी जिसे हमने x माना था उसमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। तो इसी तरीके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, उसमें आपके पास में वो दूरी और के ऊपर जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर इसी का 4 पार्ट कि समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे 4 के ऊपर होता है, दूरी बटे 4। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई थिंक पूरा क्वेश्चन ये कि 480 की मीटर की दूरी है, ठीक है। जिसको तय करने में अगर आप 4 को मान लेते हैं x तो कितना समय लगेगा? 480 अपॉन x, इतना समय लगेगा। और जब 4 को आपने बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 4 को आपने कम कर दिया है, 3 की मान ली स्पीड कम कर दी है, तो आपको समय कितना लग जाएगा? 480 अपॉन x माइनस 3, इतना समय लग जाएगा। तो जब आप 4 कम कर देंगे तो समय बढ़ जाएगा। तो समय बढ़ने का मतलब क्या हो गया? इनके समय का जो अंतर है वो आपका समय मान लो 5 घंटे बढ़ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप देखिए तो ये वाला समय क्या हो गया? ज़्यादा है, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 3 में से 480 अपॉन x को माइनस कर देंगे, मान लीजिए 5 घंटे का समय बढ़ गया। तो इस तरीके से समीकरण हो जाएगी जिसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो फिर से द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैंने जो डिस्कस करा है आपसे वो एक्सरसाइज 4.1 के बारे में करा है। तो जो क्वेश्चन है वो उसको आप सही से अपनी कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे का, ठीक है। थैंक यू।